मैं एक अनाथ और बेसहारा लड़की हूँ और मैं उत्तराखंड के एक छोटे से शहर में रहती हूँ और अब इस समय मेरी उम्र 25 साल है। मुझे मेरे घर में पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि सब कुछ सामान्य होते हुए भी मुझे असामान्य लगने लगा था। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा था, या हो सकता था कि ये सब कुछ थोड़े दिनों के लिए ही होगा। ये सब बातें बार बार सोच सोच कर मेरे दिमाग तो पूरी तरह से भारी लग रहा था और मेरा दिमाग चकराने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसा कि अगर मैं इस घर में थोड़ा भी समय इस आदमी के साथ रुकी रही तो मैं गंभीर रूप से पागल हो जाऊंगी। बल्कि मुझे कभी ऐसा भी लगता था कि मैं पागल हो चुकी हूँ, या कभी ऐसा भी लगता था कि मेरा पति ही पागल हो गया है। इस बात को कभी कभी मैं कंफर्म नहीं कर पा रही थी कि हम दोनों में से पागल कौन है, और वो भी एक फिटकरी की वजह से जो मेरी जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल बन चुकी थी। भला एक छोटी सी फिटकरी किसी को जीना हराम कैसे कर सकती है? कोई सोच भी कैसे सकता है कि एक सफेद रंग की छोटी सी फिटकरी ने मेरी जिंदगी को नरक कैसे बना सकती है? रोज रोज मेरा पति नई नई तरह की फिटकरी घर में लेकर आता और उसे इतना संभाल कर रखता था कि जैसे वो कोई हीरे जवाहरात हो, और वो पागलों की तरह हर समय आकर अपनी फिटकरी का ध्यान रखा करता था कि फिटकरी कहीं खराब तो नहीं हो गई, और कहीं कोई फिटकरी को चोरी करके तो नहीं ले गया, और कहीं कोई चीज फिटकरी के ऊपर तो नहीं गिर गई जिससे फिटकरी वेस्ट हो जाए। वो बार बार अपनी लाई हुई फिटकरी का ख्याल पागलों की तरह रखा करता था। कभी वो उसे अलमारी में रखता, तो कभी उसे सूटकेस में रख देता, तो कभी उसे आटे की बोरी में छुपाकर रख देता था, तो कभी किचन के किसी डिब्बे में छुपाकर रख देता था। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी कि आखिरकार इस फिटकरी में ऐसा क्या था जो मेरा पति उस फिटकरी के लिए पागल हुआ जा रहा था, और उसे फिटकरी की इतनी ज्यादा परवाह थी जैसे जान से भी ज्यादा। शादी के बाद मैं जब नई नई दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तो तभी से मैं अपने पति के हाथ में ये फिटकरी देख रही थी। वो मुझसे दूर से ही थोड़ा ही बात करके अपनी उस फिटकरी को लेकर बाथरूम में घुस गया था, और मैं इंतजार करती रही। लगभग 2 घंटे तक मैं इंतजार की, लेकिन मेरे पति अभी बाथरूम से बाहर नहीं निकला, और मैं अपने पति का बहुत देर तक इंतजार करते करते सो गई थी, क्योंकि मैं दुल्हन बनकर सुबह से काफी थक गई थी। इसलिए मुझे थकान की वजह से नींद आ गई थी, और आखिर में मैं अपने पति का कब तक इंतजार करती। और पता नहीं मेरा पति कब बाथरूम से बाहर निकला होगा, मैं कब सो गई, मुझे कुछ पता ही नहीं हुआ। और मैं जब सुबह को नींद से जागी तो मेरा पति मेरे बिस्तर पर नहीं दिखा। मैं चिंता में पड़ गई कि क्या मेरा पति सारी रात बाथरूम में ही रहा होगा, या मेरे सोने के बाद आकर सोया होगा और फिर जल्दी उठकर कहीं चला गया होगा। मैं बहुत परेशान हो गई थी, और मैं अभी बिस्तर पर बैठकर अभी यही सब सोच रही थी कि तभी मैंने देखा कि मेरा पति बाथरूम से निकला, और उसके हाथ में वही थैला मौजूद था जिसके अंदर वही फिटकरी थी। इसी तरह मेरा पति रोज बहुत देर तक अपनी फिटकरी के साथ बाथरूम में ही रहता था, और बाहर निकलने के बाद कहता कि ये आज का सारी कमी पूरी हो गई है। और मैं ये सुनकर शर्मिंदा हो जाती थी कि पता नहीं वो कैसी कमी पूरी होने की बात कर रहा था। एक वो दिन था, और अब आज का दिन है। मेरी शादी को लगभग 4 महीने हो गए थे, और ये फिटकरी ही थी जिसकी आज तक कहानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो जब जब बाथरूम में जाता, वही फिटकरी का थैला बाथरूम के अंदर ले जाता, और जब बाथरूम से बाहर निकलता भी, तब भी उसके हाथ में वही फिटकरी का थैला ही होता था। और बहुत देर तक बाथरूम से लगातार पानी गिरने की आवाज भी आती रहती थी। और काफी देर के बाद मेरा पति जब बाथरूम से बाहर निकलता तो बहुत खुश होकर बाहर निकलता। रोज रोज ये सब देखकर मुझे तो बड़ी अजीब सी टेंशन होने लगी थी। मैं अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं पा रही थी। रोज रोज ये देखकर मेरे मन में ये सच्चाई जानने के लिए एक आइडिया आया कि हमको एक रात को बाथरूम की खिड़की से झांक कर देखना चाहिए कि आखिर वो रोज रात बाथरूम में फिटकरी के साथ करता क्या है। और मैं ठीक वैसा ही किया, और मैं जो देखा, मैं वो देखकर मेरा तो चक्कर आ गया था, और मैं भागकर बिस्तर पर जा गिरी और रोने लगी। और अब मुझे रोते रोते सुबह हो गई। मेरे माँ बाप ने मुझे अपने जान से भी ज्यादा बहुत प्यार किया करते थे, क्योंकि मैं उनकी जो लाडली और छोटी दुलारी बेटी थी। मैं अपने सब भाई बहनों में सबसे छोटी थी, इसलिए मुझे अपने माता पिता के साथ साथ अपने बड़े भाई बहनों का भी बहुत प्यार मिलता था। मेरे माता पिता कहते थे कि मैं बचपन में काफी बीमार रहती थी, और मेरे माँ बाप हमेशा मेरे ठीक होने के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहते थे। जब मैं छोटी थी तो मेरे माँ बाप काफी इलाज भी करवा चुके थे, और मुझसे मेरे घर में सभी लोग बहुत प्यार किया करते थे।
मेरे माता पिता ने मेरे लिए भगवान के आगे प्रार्थना भी की थी और रो रो कर मेरी जिंदगी की भीख भी मांगी थी। भगवान ने उनकी प्रार्थना तो सुन ली, लेकिन मेरे माता पिता को ये पता नहीं हुआ कि उनकी जिंदगी बहुत ही जल्दी उनको छोड़कर जाने वाली है और उनकी सबसे लाडली और छोटी दुलारी बेटी उनके पीछे अनाथ हो जाएगी। अगर मेरे माता पिता को ये बात मालूम भी हो जाती तो वो कभी भी बचपन में मुझे बचाने के लिए शायद इतना कोशिश नहीं करते। मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा मेरे 2 बड़े भैया और एक बड़ी बहन भी थी। वो सब लोग एक साथ मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तब मैं 5 साल की थी जब हमारी पूरी फैमिली पिकनिक मनाने के लिए मनाली जा रहे थे। तभी रास्ते में अचानक हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट इतना ज्यादा खतरनाक था कि मेरे माता पिता और मेरे दोनों भाई और बहन की मौके पर ही मौत हो गई थी। पर शायद भगवान को मुझे जिंदगी देनी थी, इसीलिए इतने भयानक एक्सीडेंट होने के बाद और हमारे पूरे परिवार के लोगों की मौत हो जाने के बाद भी मैं अकेली बच गई थी। मुझे भी थोड़ी सी चोट आई थी, लेकिन मेरी जिंदगी बच गई थी। लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे थे कि ये लड़की अकेले कैसे बच गई, और ये सोचना स्वाभाविक भी था। कहते हैं कि जिसकी जिंदगी भगवान लिख दें उसे कौन मार सकता है। और कुछ लोग मुझे देखकर बहुत अफसोस भी कर रहे थे कि ये लड़की अपने माँ बाप के बिना इस दुनिया में कैसे अकेली रहेगी। अच्छा तो यही हुआ होता कि मैं भी अपने माँ बाप के साथ ही इस दुनिया से चली गई होती। लोग कह रहे थे कि ये लड़की अनाथ होकर जिंदगी कैसे गुजारेगी, कौन इसकी परवरिश करेगा, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली जो खत्म हो चुकी थी और मैं इस दुनिया में अकेली हो गई थी, क्योंकि अब मैं बिल्कुल लावारिस थी। मेरे पिता के चचेरे भाई ने मुझे अपने घर में जगह दे दी थी, क्योंकि और कोई मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार ही नहीं था। और यहाँ तक कि मेरी माँ के रिश्तेदार तो डर की वजह से कभी हमारे घर पर झूठ में भी अफसोस करने के लिए भी नहीं आए थे। मैं अपने चाचा चाची के घर में उनके बच्चों के साथ रहने लगी थी और उनकी बेटियों की उतरण पहनकर उनका बचा हुआ खाना खाकर अपना गुजारा कर रही थी। वो लोग मुझे बहुत ताने भी दिया करते थे, कभी कभी मुझे मार भी दिया करते थे, और मैं लोगों के ताने सुन सुनकर और मार खाकर ही मैं जवान हो गई थी। और इसी तरह से समय तेजी से गुजरता चला गया था और अब मेरी शादी की उम्र भी हो गई थी। मेरी सुंदरता देखकर मेरे लिए काफी सारे रिश्ते भी आने लगे थे। जब मेरे शादी के रिश्ते आते थे तब मेरी चाची परेशानी में आ जाती थी। मेरी चाची ने मुझसे जान छुड़ाने के लिए मेरी शादी एक ऐसे इंसान से कर दी थी जिसको मैं जानती तक नहीं थी। फिर भी मैंने सोचा ये चाची के घर पर मुझे सारा दिन नौकरानियों की तरह काम करना ही पड़ता है। इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं अपने पति के घर काम करूं और उसकी सेवा करूं। जब मैंने अपने होने वाले पति को देखा तो लड़का काफी हैंडसम और स्मार्ट था, इसीलिए मैं बेफिक्र हो गई थी। फिर सुना कि लड़के वालों का अपना घर है, तो इस बात से मैं और भी ज्यादा खुश हो गई थी। चाची ने तो अपनी जान से छुटकारा पाने के लिए मेरी शादी जल्दबाजी में कर दी थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और मेरी चाची की बेटियां मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। इसीलिए चाची जलन की वजह से मुझे जल्द से जल्द विदा करना चाहती थी, ताकि उनकी बेटियों के लिए आगे का रास्ता साफ हो सके। विदाई के समय पर चाची ने मुझसे जो कहा था, शायद ये बात आका तक कोई भी विदाई के समय नहीं कहा होगा कि अब ससुराल में ही रहना, मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तुम्हारा खर्चा उठा सकूं। जैसे भी हो, तेरा हालात जो भी हो, तुम्हें अपने ससुराल में ही रहना है, और अगर अपनी ससुराल में तुम्हें कोई परेशानी भी होने लगे तो भी चुपचाप उसे बर्दाश्त करना, और तलाकशुदा बनकर मेरे घर पर आने की कोई जरूरत भी नहीं है। चाची की इस बात ने मुझे अंदर से झकझोर दिया था, बहुत परेशान कर दिया था। उस वक्त की बात ने, वो इस तरह की बातें ना जाने मुझसे क्यों कर रही थी। अभी तो मेरी विदाई भी नहीं हुई थी और वो तलाक तक पहुंच गई थी। आखिर वो ऐसा क्यों कह रही थी? क्या लड़के में कोई कमी या खराबी थी, या उसके घर वालों में कोई प्रॉब्लम थी? मेरे दिमाग में अजीब अजीब तरह के सवाल पैदा होने लगे थे, और इन्हीं बातों को सोचते हुए जब मैं अपनी ससुराल विदा होकर चली गई तो शादी की पहली ही रात मुझे अंदाजा लग गया था कि चाची इस तरह की बातें क्यों कर रही थी। जिस लड़की के पति ने शादी की, पहली रात उसके साथ रिलेशन बनाने के बजाय सारी रात बाथरूम में ही गुजार दी हो, तो उसकी दिमागी हालत कैसी होगी? शर्म की वजह से ये सवाल मैं अपने पति से कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं नई नवेली दुल्हन थी, और नई नवेली दुल्हन ऐसी बात कैसे कहती कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया और सारी रात बाथरूम में क्यों रहे।
तो मेरे ख्याल से ये बात गलत हो जाती। मैंने सोचा कि मैं तो सो गई थी, हो सकता है कि वो भी आकर सो गए होंगे। शायद सुबह को वो जल्दी ही दोबारा बाथरूम में नहाने के लिए चले गए हो। बस यही सोचकर मैंने अपने दिल को तसल्ली दे दी थी। लेकिन मेरी ये तसल्ली का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब रोजाना कमरे में मेरा पति रोज के रोज यही इसी तरह के हरकतें करने लगा था। शादी को 1 महीना बाद ही मेरी सास ने पोता पोती की बातें करने लगी थी। मेरी सास को तो ये भी नहीं पता था कि 1 महीने में से एक भी दिन मेरे पति ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। मेरा पति तो ना जाने कि ये कैसी हरकतों में बिजी रहता था, और मैं शर्म की वजह से ये बात किसी से कह भी नहीं पाती थी। जब 1 महीना गुजरा था, मुझे चाचा चाची से मिलने का बहुत मन बना था। तो 1 महीने बाद जब मैं चाचा चाची से मिलने उनके घर गई, तो चाची मुझे देखकर परेशान हो गई थी और एकदम से उन्होंने मुझसे सवाल कर दिया कि कहीं तुम अपना घर छोड़कर तो नहीं आ गई हो। चाची के सवाल पर मुझे बड़ी हैरानी हुई और मैं हैरानी से उनकी तरफ देखा। मेरी विदाई के समय पर भी उनका मेरे साथ यही रवैया रहा था, और मैं 1 महीना पूरा होने के बाद उनसे मिलने के लिए आई थी। तब भी वो मेरे साथ ऐसी अजीबोगरीब बातें कर रही थी। मैंने चाची से कहा कि नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मुझे उनकी बात से बहुत तकलीफ पहुंचा था। मुझे इस घर से बहुत ज्यादा लगाव था। आखिर मैंने अपना सारा बचपन और लड़कपन इस घर में ही गुजार दिया था। क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता था कि मैं इस घर में अपने चाचा चाची से मिलने के लिए भी कभी कभार आ जाऊं? उनकी ये बातें सुनकर मैं उदास होकर अपने घर को वापस आ गई थी और इधर देखा कि मेरा पति वही हरकतें कर रहा था कि फिटकरी उठाकर बाथरूम में जा रहा था। मेरा पति अपने ही काम में बिजी रहता था। वह भूलकर भी मुझे अपनी आंखों से कभी नहीं देखता था। मैं इस घर में अपने पति के लिए बस आम औरतों की तरह थी। वो कभी हमको अपना दुल्हन या वो अपनी पत्नी समझता ही नहीं था। अपने बीबी से ज्यादा उसे फिटकरी से प्यार था। कभी कभी तो मैं सोचती थी कि मैं खामोशी रहूं और अपने कोसे पर कंट्रोल करूं और इसे अपनी किस्मत में लिखा हुआ समझकर अपने भाग्य के साथ समझौता कर लूं। फिर अगले ही पल मुझे याद आता कि मैं क्यों खामोश रहूं, और मुझे तो बल्कि अपने पति का सारा सच दुनिया के सामने लाना चाहिए। मगर ऐसा तो मैं सिर्फ अपने सपनों में ही कर सकती थी। हकीकत में तो मुझे परेशान होने के अलावा और कोई दूसरा काम भी नहीं आता था। अब मैंने खुद को घर के कामों में बिजी रखना शुरू कर दिया था और मैं ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बिजी रखने की कोशिश में लगी रहती थी। अब मेरा सारा ध्यान घर वालों के कपड़े धोना, खाना बनाना और घर की साफ सफाई करने में ही लगा रहता था। मैं चाची के घर में भी नौकरानी थी और अपनी ससुराल में आकर भी नौकरानियों की ही जिंदगी गुजार रही थी। फिर मैंने सोचा कि आखिरकार मैं कब तक इस तरह की जिंदगी गुजारती आऊंगी। मुझे अपने पति से बात करनी ही होगी। मैंने एक बार अपने पति को गुप्त रूप से बताया था कि उनकी माँ ने मुझसे एक पोता पैदा करने पर जोर दे रही है। ऐसा लगा जैसे मेरे पति को यह सुनकर बिजली का झटका लगा हो। मेरे जीवन साथी ने तुरंत कहा कि इस समय ऐसा कुछ भी घटित होना पूरी तरह से असंभव है। यह कहने के बाद वह कमरे से बाहर चला गया और मैं सिर को हाथों से पकड़कर बैठ गई, क्योंकि मुझे पहले से ही अपने पति पर संदेह होने लगा था और अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि वह नपुंसक है। यही कारण है कि वह फिटकरी लेकर बहाना बनाकर हर रात शौचालय जाता है, जबकि वह मेरे सोने का इंतजार करता है। जब मैं सो जाती तब वह शौचालय से बाहर निकल जाता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जो अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर पूरी रात खुद को बाथरूम में बंद करता होगा। मैंने तर्क दिया कि सच्चाई जानना जारी रखने और इसे उनके सामने प्रस्तुत करने के लिए मुझे अपने पति का रहस्य हर किसी को बताना होगा। मेरे मन में एक रात सोने का नाटक करने का विचार आया और मैं देखती हूँ कि मेरे पति की रात की गतिविधियों क्या है। मैंने अपने पति को बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और अभी मुझे नींद आ रही है। मैं इस समय इतने दर्द में हूँ कि उन्हें मुझे जगाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जब मेरे पति ने मुझे यह कहते हुए सुना तो उनका चेहरा अजीब तरह से चमक उठा, मानो उन्हें उम्मीद थी कि मैं तुरंत सिर हिला दूंगी। मेरे जीवन साथी ने मुझे आश्वासन दिया कि ठीक है, और अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको जल्द से जल्द सो जाना चाहिए। मैं तुम्हें परेशान करने की कोशिश भी नहीं करूंगा। उसने कमरे की लाइट बंद कर दी और कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा। यह सच है कि मैं लेटते ही तुरंत सो जाती थी, क्योंकि मैं पूरे दिन बहुत काम करती थी और जब अंत में अपने बिस्तर पर सोने जाती थी तो काफी थके होने के कारण सो जाती थी। लेकिन आज मैंने वास्तव में जागते रहने की कोशिश की।
जागते रहने की कोशिश करने के बावजूद भी मैं अपनी नींद पर नियंत्रण नहीं रख सकी। और आज मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैंने अपने पति से कहा कि मेरी तबीयत खराब है और मैं बिस्तर पर जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ ठीक है, घर का काम कोई भी संभाल सकता है और तुम आराम से सो जाओ। और सास को लग रहा था कि मेरी तबीयत बच्चे की उम्मीद से खराब लग रही थी, इसलिए मेरी सास ने मुझसे कोई काम करने के लिए नहीं कहा। इसलिए मैं आराम कर रही थी क्योंकि मैं बीमार थी। अन्यथा मेरे पास आराम करने का समय नहीं होता था। दिन में मेरी नींद पूरी हो चुकी थी। देर रात तक जागने के लिए मैंने सोने की भरपूर कोशिश की। अब आगे क्या होता है? क्या वो पता कर पाएगी कि आखिर वो हर समय फिटकरी ही क्यों यूज करता था? आखिर उस फिटकरी के पीछे का राज क्या था? इस राज को जानने के लिए दूसरा पार्ट जरूर देखें, और कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले।